लो आ गए हम भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। जैसा कि आपको पहले ही अवगत करवा दिया गया था, राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से वर्तमान के अंदर हर बार जहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। हाँ, आदो सर जी ने बोला था कि जिसका फिजिकल क्लियर हो गया है वो सर के नंबर पर अपना फुल एड्रेस भेज दे। ठीक है भाई, वो भेज देना, जैसा टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ था ना, व्हाट्सएप कर देना उनको। और आशु जी सर आज नहीं आ पाए, कारण क्या था, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी थी, यानी इमरजेंसी ड्यूटी के अंदर वो गए हुए हैं, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। इसलिए हमने सोचा क्लास तो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे, चाहे कैसे भी आपको व्यवस्था करें। तो आज राजस्थान के इतिहास के अंदर अपनी सभ्यताओं की क्लास लेकर आया हूं। हाँ, सभी को प्रणाम भी, राम राम सभी को। पूनम, धर्मराज, भागी, रिस्की, आकाश, गुरु सिंह, सभी को प्रणाम। चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास जिसके अंदर एक सबसे जो प्राचीन के अंदर अगर अपने बात करें तो वो टॉपिक है अपना आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो, सबसे पहले आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं। अब देखो, यहां से एग्जाम के अंदर जैसे किसी भी चीज का एग्जाम हो, अगर मैं थोड़े से सामान्य परिचय बता देता हूं पहले ही, क्योंकि अपने फटाफट रिवीजन करना है। वैसे तो सभ्यता वाला टॉपिक है वो बहुत पहले करवाया था, तो आज कुछ ना कुछ फटाफट रिवीजन हो जाए सभी का। जैसे अभी वर्तमान के अंदर जैसे रीट एग्जाम है, रीट की जो परीक्षा होगी उसके अंदर भी आता है, ये एसआई की भर्ती है उसके अंदर भी आएगा, पटवार के अंदर भी आता है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी आएगा, वनपाल वन रक्षक उनके अंदर भी आएगा। यानी कि राजस्थान के हर एक एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आता है। कौन सा? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो, सभ्यताओं से संबंधित में थोड़ी सी पहले बात बता देता हूं कि जो प्राचीन समय के अंदर जिन चीजों का आज जो वर्तमान के अंदर है उससे भी बहुत अच्छा पहले लोगों का निवास स्थान था, कुछ एक स्थल थे जिनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। जैसे अपने शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैसे सभ्यताओं के बारे में कि विश्व के अंदर प्रमुख जो 4 सभ्यताएं थी उनके अंदर एक जो भारत के अंदर भी सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु नदी घाटी सभ्यता। उसके अंदर से जैसे भारत के अलग भाग हो गए, यानी कि भारत के अंदर जो स्थल है वो अलग होंगे, और राजस्थान की पढ़नी है हमें, क्योंकि भारत वाले तो शायद करवाए हुए हैं आपको, तो इसलिए आज अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर, क्योंकि राजस्थान की पढ़ेंगे। वो सामान्य परिचय है वो पहले का करवाया हुआ है, तो इससे अच्छा आज अपने फटाफट रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अंदर आज अपने शुरुआत करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय बता देता हूं, उसके साथ ही अपने राजस्थान की पहली सभ्यता जो प्रमुख सभ्यता है जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है? हाँ सर, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत दिनों के बाद दिखे हो। चलो भाई, जैसे भी टाइम मिलता है वैसे भी आ जाते हैं। और आज आशु जी सर थे नहीं तो इसलिए हम आ गए और क्लास लगाने के लिए। ठीक है? क्योंकि क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, हर जगह होनी चाहिए। देखो, भारत के अंदर अगर अपने बात करें, इस जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था सिंधु नदी घाटी सभ्यता। देखो, इस सभ्यता के बारे में ये तो आपने पढ़ाई है कि भी सबसे पहले इस सभ्यता को चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था 1826 में, वो देखता है। उसके बाद में 1853 के आसपास कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी। उस रेलवे लाइन के अंदर इस सभ्यता के ईंटों का कुछ एक प्रयोग किया गया था। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस सभ्यता के बारे में उनको अवगत करवाया गया। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो भारतीय पुरातात्विक विभाग का कार्यालय बनाया गया। उसके बाद राजस्थान के अंदर पहला प्रश्न तो यही आता है कि राजस्थान में पुरातात्विक जो कार्य थे, यानी जो राजस्थान के अंदर जो पुरातात्विक विभाग का जो कार्य था उसका श्रेय किसे दिया जाता है? यानी राजस्थान में पुरातात्विक विभाग का कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो, सबसे पहले मैं जब अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर एक सभ्यता विराट सभ्यता या फिर विराट नगर सभ्यता, वो पढ़ेंगे ना, तब वहां से पता चलेगा कि वहां पर एक व्यक्ति था जिसने ACL कार्लाइल, जिसने 1871 के अंदर एक भाबरू का शिलालेख खोजा था। ACL कार्लाइल यानी अर्चिबल्ड चैपवेल कार्लाइल इसका पूरा नाम है। यानी उसने विराट सभ्यता के अंदर एक शिलालेख खोजा था, भाबरू का शिलालेख जो दूसरा था। यानी पहला तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था, एक शिलालेख और था, उसको खोजा था किसने? खोजा था ACL कार्लाइल ने। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक तो हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, और राजस्थान के अंदर हमें याद रखना है कि जो पुरातात्विक विभाग का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वो इसी व्यक्ति ने किया था।
ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो कि स्वतंत्रता के बाद में अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी उसके भी दो भाग हो गए, क्योंकि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो मुख्य स्थल थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान में। जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कोट दीजिए, वो सारे स्थल थे वो मुख्य मुख्य पाकिस्तान के अंदर चले गए। कुछ एक स्थल थे 2-3 वो कहां चले गए, अफगानिस्तान के अंदर चले गए। लेकिन फिर भी अपने पास, भारत के पास क्या बचा, बहुत, क्योंकि यहां पर पुरातात्विक विभाग के बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा स्थल खोज दिए। देखो अब अपने करते हैं बात सबसे पहले राजस्थान की सभ्यताओं के अंदर हमें पढ़ेंगे शुरुआत के अंदर कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि क्लास के अंदर शुरुआत की हेडलाइन यही है, फटाफट रिवीजन। ये देखना इधर विशाल, इसको हटाना दूसरी सभ्यता। चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के अंदर एक सभ्यता है और मुख्य सभ्यता, उस सभ्यता का नाम क्या है, कालीबंगा सभ्यता। हाँ, एशियल की फुल फॉर्म सर, हाँ मुकेश से ने बताया था ना, एशियल अर्चिवल चैंपवेल कार्लाइल, ठीक है। हाँ गुरुजी आप क्लास रोजाना लगाओ, राम राम गुरुदेव नौर से, बिल्कुल गौरी शंकर राम राम। हाँ तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आज अपने अध्ययन करते हैं। देखो कालीबंगा शुरुआत कर लेते हैं। पहले देखो अभी जैसे बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2017 की बात है, प्री एग्जाम होते ना बीएसटीसी का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले के अंदर है, तो उसके अंदर हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं था, हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं था, यानी कि इससे पहले कौन से जिले के अंदर थी, तो अपने करेंगे कौन सा जिला, श्री गंगानगर जिला, यानी इस जिले के अंदर ये सभ्यता थी। लेकिन वर्तमान में ये कौन से जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। देखो सभ्यता का अर्थ ये हुआ, यानी सभ्य व्यक्ति, अपने कहते हैं ना कि ये इंसान बड़ा सभ्य है, उसको बोल चाल ढलन वेशभूषा उसकी बड़ी सुंदर है, यानी सभ्य। अपने देखो पहले गंगानगर के अंदर थी ये सभ्यता, अब गंगानगर के अंदर ठेको खुल गयो, जीएसएम आरो गंगानगर सुगर मिल आरो, तो आपा के काम करियो, आपा एक नयो जिलो बना लियो, आपलो जिलो जक्का जिला नाम हनुमानगढ़, आपा ये सभ्यता कठागी, फिर ऑटोमेटिक क्या कठागी हनुमानगढ़ में, क्योंकि प्राचीन समय में सभ्य व्यक्ति रहते थे, तो यहाँ पर तो गंगानगर सुगर मिल का कार्य चलता है ना। हाँ इसलिए हमने गंगानगर से इस सभ्यता को ट्रांसफर कर दिया अपने वाले जिले के अंदर, कौन से में, हनुमानगढ़ के अंदर। देखो कालीबंगा का पहली बात शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ देखो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। देखो जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, हाँ वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, पहली बात। उसके बाद जैसे इस सभ्यता के बारे में हम एक तो हमेशा पढ़ेंगे, हर सभ्यता के अंदर विशेषता, जिन सभ्यताओं की विशेषता समान है, एक समान है, यानी जिन सभ्यताओं की जैसे सभी जगह वो मिले हैं कि बेलनाकार बेलन मिले हैं, वो मिले हैं, बेलन का भी यूज करती थी उस वक्त महिलाएं, है ना, वर्तमान में भी यूज करती है बेलन का, तो जो कार्य ढंग से नहीं करता, तो बेलन का यूज प्राचीन समय से होता हुआ आ रहा है, इसलिए आज भी बेलन का प्रयोग किया जाता है ना, चकला बेलन जो रोटी बनाने के काम आता है। देखो कालीबंगा शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। अब देखो सबसे पहले जो कॉमन बात होगी सभी की, यानी सभी में मिली ऐसी चीजें, तो वो हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सीधी सी बात एग्जाम में वैसा प्रश्न भी नहीं आएगा। क्या प्रश्न आएगा, खोज उत्खनन उसकी प्रमुख विशेषताएं, कौन सी नदी के किनारे थी, यही आएंगे, इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे। हाँ वेरी गुड इवनिंग भाई, अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो सभी, देखो बोर्ड की ओर। हाँ कालीबंगा सबसे पहले एक व्यक्ति आया था यहां पर जो इटली से आया था, उदयने इटली से, जिसका नाम था लुइस पी टेसिटोरी। क्या नाम था, लुइस पी टेसिटोरी। यानी पहले पता कर लेते हैं कि सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था, इसकी कर्मस्थली बीकानेर के अंदर बनी हुई है, यानी कि सबसे पहले इसी व्यक्ति ने कालीबंगा सभ्यता के दर्शन किए थे। कहने का मतलब यह है कि लुइस पी टेसिटोरी था, कहां का था, इटली का था। यह आया किसके शासनकाल में था, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में आया था, महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के शासनकाल में ये राजस्थान के अंदर आया था, मतलब भारत के अंदर आया था, क्योंकि गंगा सिंह को भी आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगा सिंह ने इसको पश्चिमी साहित्य के ऊपर शोध करने के लिए बुलाया था, किनको, लुइस पी टेसिटोरी ने। तो ये कौन सी सभ्यता से होता हुआ आया था, कालीबंगा सभ्यता से होते हुए आया था, ध्यान रखना, ये लुइस पी टेसिटोरी।
टॉपिक एक ऐसा है सभ्यता वाला कि बोरिंग लगेगा, लेकिन यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना। तो यानी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता को देखा था उसका नाम क्या था? लुईस पी टेसीटोरी था। हाँ, गंगा सिंह के शासनकाल के अंदर आया था। स्वामी बिल्कुल आपकी सही बात है। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां, हाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यही होता है वीरू, बिल्कुल। हाँ, अब देखो गंगा सिंह के शासनकाल में आ गया। अब उसके बाद देखो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? नहीं, पहले उससे नदी से पहले अपने थोड़ी सी सामान्य बात और पढ़ लेते हैं कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है। अगर हमें पूछ ले कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना कालीबंगा है वो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। पीलीबंगा का अर्थ पीले रंग की चूड़ियां, हरीबंगा का अर्थ हरे रंग की चूड़ियां, गोरी है कलाइयां पराधी तुझे हरी हरी चूड़ियां, सुना है ना। तो हरीबंगा, बंगा का अर्थ होता है पंजाबी पंजाबी भाषा के अंदर होता है कि बंगा चूड़ियां, लेकिन कालीबंगा जो शाब्दिक शब्द है, जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो वो है कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। अब देखो कालीबंगा को जिसकी खोज की थी, इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात आती है तो खोज की थी ए घोष ने, यानी अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। यानी इसका पूरा नाम अमलानंद घोष, इसका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इसका उत्खनन किसने किया था? उत्खनन। एक और ध्यान रखना मित्रों, सन से संबंधित कोई भी चीज रट्टा मत लगाना, सन एग्जाम के अंदर बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यानी ना के बराबर पूछे जाएंगे, सन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऋषि कुमार बताएंगे आगे कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। उत्खनन किया था जिसका एक का तो नाम आता है बी वी लाल और एक का नाम आता है बीके थापर। क्या नाम आता है? बीके थापर। यानी कि इस सभ्यता का जो एक तो खोज होगी, यानी इस व्यक्ति ने इसकी खोज कर दी, इसको खोदा था, यहां से चीजें निकाली थी, यानी कौन कौन सी वस्तुएं यहां से निकली थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनको निकाला किसने था? जो शुरुआत के अंदर आए थे उनका नाम था बीवी लाल और बीके थापर। पहले याद रखना है, जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा काले रंग की चूड़ियां, याद कैसे रखना? देखो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर कोई महिला आपसे काले रंग की चूड़ियां मंगवाती है और आप कौन सी रंग की लेकर आ जाते हो? लाल रंग की, तो आपके क्या पड़ेंगे? थप्पड़ पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है ना। काका जी ने निकाला था ना काला, काला काला के ऊपर गाना निकाला है ना, वो एक बढ़िया सा भी काका जी पंजाबी सिंगर। हाँ, तो बीवी लाल, यानी बीवी लाल का पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। और बीके थापर का पूरा नाम है बाल कृष्ण थापर, बाल कृष्ण थापर। यानी इस व्यक्ति ने, इस सभ्यता का, इन दोनों ने क्या किया था? दोनों ने मिलकर क्या किया था? उत्खनन किया था। कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। हाँ, बीवी लाल एंड बीके थापर, यानी सीधी सी बात है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। अगर कोई महिला आपसे मंगवाती है लाल रंग की चूड़ियां और आप ले जाकर देते, नहीं काले रंग की चूड़ियां मंगवाती है और आप ले जाकर देते हो कैसे रंग की? लाल रंग की, तो क्या पड़ेंगे? थप्पड़ पड़ेंगे। याद रख लेना, कालीबंगा सभ्यता के यही उत्खनन करता आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये कौन सी नदी के किनारे थी? अगर नदी की बात करें तो इसके अंदर नाम आता है एक, जैसे घग्गर नदी, इसको कह सकते हैं सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। इसको कहते हैं नट नदी, नाली, यानी अनेक नाम है। सोतर नदी, इसको कहा जाता है राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। इस नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई? दसवती नदी के किनारे ये सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम मिलता है, उस नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई थी? हाँ, लाल थप्पड़ याद हो गए सर, बिल्कुल याद होना चाहिए आपके, और क्या चाहिए। तो इस नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी, यानी इसी सभ्यता के किनारे ये सभ्यता पनपी थी। अब एक प्रश्न और आता है, वो भी बताएंगे आपको कि इन सभ्यताओं का विनाश कैसे हुआ। जैसे मोहनजोदड़ो फिल्म है, उसको आप देखोगे तो उसके अंदर लास्ट में क्या दिखाया गया है कि एक नदी थी, उसके अंदर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। लेकिन इतिहासकारों ने अलग अलग माना। किसी ने कहा कि भूकंप आया था, किसी ने कहा प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप ये हो गई, किसी ने कहा सूखा पड़ गया, किसी ने कहा महामारी फैल गई, किसी ने कहा बाढ़ आ गई, यानी अनेक कारण से हुए। यानी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। हाँ, अब देखो
तो इस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, ध्यान रखना। अब देखो आगे चले, क्योंकि खोज आ गई, उत्खनन करता आ गए, और उसके बाद कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, ले आओ। हाँ, अब देखो इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, इस सभ्यता के अंदर प्रमुख विशेषताएं। जैसे इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। दशरथ शर्मा ने कहा था, क्या कहा था? सिंधु नदी घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद पिंगट मौर्य ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। वो भी आप नोट लगाकर लिखना, किसने कहा था? पिंगट नाम का एक इतिहासकार है, इसने कहा था, क्या कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या कहा था? को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी। ठीक है। उसके बाद दशरथ शर्मा ने इसे क्या कहा है? राजस्थान वाली सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, उसको दशरथ शर्मा ने कहा है, किसको? कालीबंगा को। कालीबंगा सभ्यता थी वो कैसी? यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। कौन सी राजधानी है? कालीबंगा तीसरी राजधानी है। कौन सी सभ्यता की? सिंधु नदी घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। मानव कंकाल भी मिला है, एक एक चीज बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज बताएंगे। सटवट पिंगट बिल्कुल। आर के धांधल शर्मा जी, काफी दिनों के बाद देखा है सर जी, कहां गए थे आप? यहीं थे बस। हाँ देखो, तो पिंगट हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है ना? कौन किसको कहा है? कालीबंगा को, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। अब देखो इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक प्रमुख सभ्यता है राजस्थान के अंदर जिसका ही नाम आता है प्रमुख रूप से कालीबंगा सभ्यता। इसकी विशेषता पढ़ेंगे, यानी शुरुआत में जैसे यहां के घरों पर बात कर लेते हैं, यानी घर यानी सामाजिक जीवन यहां का कैसा था वो बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन यानी यहां के लोग किस प्रकार से रहते थे वो पढ़ते हैं। जैसे ये घर है, इस सभ्यता के अंदर जो घर मिले हैं ये हो गए भाई घर। देखो घरों के अंदर है ना, इनसे विशेषता याद रखना। एक तो यहां पर सड़कें हैं वो समकोण पर काट रही है, सड़कें समकोण पर काट रही है। कहने का मतलब है सड़कें हैं वो एक दूसरे के समकोण पर काट रही है, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, इस पद्धति को बोलते हैं, यानी अगर ये पद्धति पूछ ले तो ध्यान रखना, इस पद्धति को क्या बोलते हैं? इस पद्धति को बोलते हैं जाल पद्धति। जाल पद्धति। और अगर नाम पूछ ले तो ग्रिड पद्धति। और अगर हमें इसका नाम पूछ ले तो नाम होगा ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति। अगर और नाम पूछ ले तो इसको कहा जाता है चेम्सफोर्ड पद्धति। चेम्सफोर्ड पद्धति। अगर और भी नाम पूछ ले तो इसको कहा जाता है चौपड़ पद्धति। चौपड़ पद्धति। और राजस्थान का एक शहर भी बसा हुआ है, जयपुर जो राजधानी है वो इसी पद्धति पर बसी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जाल पद्धति के ऊपर। ठीक है, स्वाइजय सिंह ने जिस शहर को बसाया था, ठीक है ना, 1727 के अंदर, जो 29 में बनकर तैयार हो गया था, तो वो भी इसी पद्धति के ऊपर बसा हुआ है। यानी पहली विशेषता आ गई कि सड़कें किस पर काट रही है? समकोण के ऊपर काट रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेषता देखो, यानी इन घरों की, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इन घरों की दीवारों के अंदर क्या मिली है? हमें दरारें मिली है। क्या मिली है? दरारें मिली है। तो सीधी सी बात है कि सबसे जो भूकंप के अवशेष कहां से मिले हैं? तो वो भी ध्यान रखना, भूकंप के अवशेष कहां से मिली हैं। यानी इन घरों की जो दीवारें थी ना, उन दीवारों के अंदर दरारें मिली है। तो इतिहासकारों ने मान लिया किसके अवशेष है? भूकंप के अवशेष। तो कहां से मिली है भूकंप के अवशेष? वो भी ध्यान रखना, वो इन्हीं घरों से मिले हैं। उसके अलावा इन घरों के आगे से जो नालियां नहीं बहती है कि नालियां, इन नालियों के अंदर कास्ट का प्रयोग किया गया है। कास्ट का प्रयोग यानी लकड़ी की नालियां। कैसी नालियां हैं? लकड़ी की नालियां। यानी प्राचीन समय में जका लोग आप बड़ा सभ्य तरीका हो रहे होता, यानी ये सुगलवड़ को रखता। आज जी के एक मतलब कठे की पड़ी हुए खिंडा रखे हुए, यानी इतनी साफ सफाई नहीं रखते वर्तमान के अंदर। लेकिन पहले वाले जो लोग थे वो बड़ा ही शानदार तरीके से रहते थे, है ना। उसके अलावा जैसे ये घर है वो कैसे बने हुए हैं? ध्यान रखना,
इन घरों का निर्माण है वो कच्ची, इन घरों के जो निर्माण हुआ था उसके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंटों का? कच्ची ईंटों का प्रयोग, यानी इन घरों के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब देखो वर्तमान में ऐसे याद रखना, जैसे वर्तमान में जैसे किसी के कच्चा मकान है तो ऐसे मानते हैं कि वो गरीब हो सकता है, यानी उसके पास थोड़ी आर्थिक स्थिति से वो कमजोर है, इसलिए पक्के मकान नहीं बनवा सका, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इसका मतलब गरीब बस्ती किसको कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है गरीब बस्ती, या फिर इसका दूसरा नाम कह सकते हैं अपने दीनहीन बस्ती, इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को, यानी गरीब बस्ती या फिर दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। देखो क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और यहां पर जो बाद में क्योंकि धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास भी हुआ है, तो एक पर्सन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो भी आप इसको नोट लगाकर लिख लेना साइड के अंदर, कि अगर हमें पूछ ले कि अलक्रंत ईंटे, यानी कि फर्श के अंदर जो ईंटें मिली है ना, वो मतलब डिजाइन की हुई है, जिस प्रकार से ब्लैक, लाल, इस प्रकार से हमने लिखा है ना, ये अलग अलग टाइप से, तो वैसी यहां पर क्या मिली है? ईंटें, यानी फर्श के अंदर जो ईंटें मिली है वो कैसी ईंटें हैं? अलंकृत ईंटें हैं, यानी डिजाइन की हुई ईंटें मिली है। हाँ, गरीब बस्ती। गौरी सिंह बताएंगे, कुआं में जल निकालती थी एक महिला, चित्र कालीबंगा संग्रहालय में और पीलीबंगा रेलवे स्टेशन से यही चित्रांकन चला गया। ऊपर कमेंट, ठीक है। दीनहीन बस्ती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बम्फरिंग हो रही है क्या? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेट का श्रृंगार पेटी अन्नानागार, वो तो वहां से है, भारत के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, राजस्थान वाली। ठीक है। मेरे घर तो सर काशी तो ही होसी, क्या लिख रहे हो? साफ तो लिखो, लिखने हो है ना, सही तरीके से लिखो जो लिख रहे हो वो, है ना। हाँ, अलंकृत ईंटें मिली है, यहीं से मिली है, इसी सभ्यता के अंदर से। यानी जो अपने पेज पढ़ रहे हैं, इस पेज के अंदर नोट लगाकर इस पेज को याद कर लेना। मुख्य पेज है, ये ध्यान रखना जो अभी बता रहा हूं, यहाँ के घरों की कंडीशन कैसी थी देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो पढ़े आगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, उसके बाद अपने आगे शुरुआत करते हैं। इतने में आप सभी के कमेंट। हाँ गुरुजी, राम 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 राम। दीनहीन बस्ती, हाँ इसी को कहा जाता है। सुमन यादव, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यानी यहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हमने पढ़ा, इनके घरों के अंदर किस प्रकार के ये लोग रहते थे वो हमने पढ़ा। अब देखो फिर नाम वही, क्योंकि कालीबंगा ही चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे नए बाद में जुड़ते हैं वो समझेंगे क्या चल रहा है, तो कालीबंगा चल रही है, ध्यान रखना, है ना। जो बाद में जुड़े हैं अभी देख रहे हैं, तो कालीबंगा सभ्यता अपनी चल रही है। अब देखो कालीबंगा सभ्यता के अंदर इसको कहा जाता है दोहरे परकोटे की सभ्यता। दोहरे परकोटे की सभ्यता, इसका कारण क्या है? देखो प्रत्येक सभ्यता के अंदर क्या होगा कि एक पश्चिमी भाग होगा, एक पूर्वी भाग होगा, यानी एक के अंदर सामान्य लोग निवास करेंगे और एक के अंदर, सामान्य लोग का मतलब यानी जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, राजा रूजा हुआ करते थे, जो भी इनके अंदर वो निवास करते थे, और एक के अंदर कौन से निवास करते थे? जो आम जनता थी वो निवास करती थी। अब देखो, लेकिन इसको दोहरे परकोटे की संज्ञा क्यों कहा जाता है? इसका जो पश्चिमी टिल्ला था और पूर्वी टिल्ला था, दोनों टिल्ले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। पूर्वी टिल्ला यानी ये दोनों के दोनों टिल्ले थे, वो दोनों के दोनों टिल्ले, यानी यहाँ की जो रक्षा, जो बाहर की और दीवार होती है, उस दीवार से ये दोनों टिल्ले क्या हुए थे? ये दोनों टिल्ले घिरे हुए थे, इसलिए इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दोहरे परकोटे की सभ्यता इसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। अब देखो उसके बाद में, यानी यहां से और क्या क्या चीजें मिली हमने। यहां पर सबसे पहले खेती के अवशेष मिले हैं, तो खेती के साथ साथ यहां पर किसके अवशेष मिले हैं? कपास के अवशेष, जो सबसे प्राचीन है, यानी कपास के अवशेष। कपास के अवशेष, कपास के अवशेष हमें यहीं से मिले हैं, यानी जो सबसे प्राचीन जो कपास होती है ना वर्तमान के अंदर, वो सबसे प्राचीन कालीबंगा सभ्यता से मिली है, जिसको यूनानियों ने संज्ञा किसकी दी थी? सीडन की। यूनानियों ने इसे
यूनानियों ने इसे किसकी संज्ञा दी थी? सिडन की संज्ञा दी थी, सिडन की संज्ञा दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब देखो कपास के अवशेष हो गए यहां पर सबसे प्राचीन, जो यूनानियों ने इसको किसकी संज्ञा दी थी? सिडन की संज्ञा दी थी। अब देखो इस अपने घरों की बात कर रहे थे शुरुआत के अंदर, तो उसके साथ साथ और बता देते हैं क्योंकि ये सुरक्षा संरक्षा होने की चल रही है। अब देखो यहां पर जो पुरोहित होता था ना, पुरोहित, उसका स्थान मुख्य था। पुरोहित का स्थान है वो समाज के अंदर प्रमुख होता था, यानी प्रमुख कौन होता था इस समाज का? वो पुरोहित होता था। उसके अलावा यहां पर इन घरों के अंदर हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, या तो हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक का चिन्ह, या फिर राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। कौन सा चिन्ह है? स्वास्तिक का चिन्ह, मतलब सांप है। यानी कि आज वर्तमान के अंदर ये स्वास्तिक का चिन्ह नहीं है क्या? देखो इस प्रकार से, ऐसे नहीं है क्या? यानी इसका अर्थ यह हुआ कि यहां के जो लोग थे स्वास्तिक का चिन्ह, यानी या तो वास्तु दोष दूर करते थे, या फिर यहां के लोग क्या थे? अंधविश्वासी थे। लेकिन अपने अपने धर्मों की होती है, हर धर्म के अंदर अपनी मान्यता होती है, तो धर्म के अनुसार तो नहीं कह सकते कि अंधविश्वासी थे, कह भी नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में भी तो चल रहा है ये स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तु दोष दूर करने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? करने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए इस स्वास्तिक के चिन्ह का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। अब देखो हो गई ये बातें कि यानी यहां पर कपास के अवशेष मिले, यूनानियों ने जिसको सिडन की संज्ञा दी थी, दोहरे प्रकोटे की सभ्यता थी, पुरोहित का मुख्य स्थान होता था समाज के अंदर, और यहां पर स्वास्तिक का क्या मिला है? चिन्ह मिला है। तो वास्तु, जिसको वास्तु दोष दूर करने के लिए जिसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, आगे चले, वरना पूर्वी टीले की तरफ जनता और पश्चिमी टीले की तरफ दुर्ग थे। ठीक है, हाँ। अरे नारायण बिश्नोई, किससे बात कर रहे हो? पढ़ाई करने के लिए आए हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। कहां से हो? गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बता देंगे एक एक चीज। स्वास्तिक का चिन्ह सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुआ था, यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह है वो, ध्यान रखना मित्र, हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिला है। सुखराम जी क्या बोल रहे हो? पश्चिमी टीला, हाँ ये तो बता दिया, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, जले हुए चावल के अवशेष, जो गेहूं भी तो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं सतीश कुमार। लेकिन ये देखो आम बात है, जो है गेहूं है, यानी ऐसे तो यहां पर चना है, सरसों है, उसके भी अवशेष मिले। ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। जैसे चना है, चना तो पास पास में बोया जाएगा, सरसों है वो दूर दूर थोड़ी बोई जाती थी, ठीक है, तो वो नहीं मिलेंगे, है ना। गुरुजी मैं तो कालीबंगा का नहीं रहा। अरे तो कालीबंगा वाले जिले से, हनुमानगढ़ से ही मैं हूं, है ना। हाँ, मैं भी कालीबंगा के अंदर गया हुआ हूं। वो सां का जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो संग्रहालय चल रहा है, उसके अंदर हर एक चीज देखी है, वो भी बताएंगे। हाँ देखो भाई, आगे करें शुरुआत इसकी। हाँ बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो, अगर अपने बात करें जो घर पढ़े थे हमने, क्योंकि समाज चल रहा था, जैसे ये घर थे, उन घरों के जो दरवाजे थे, इन घरों के जो दरवाजे हैं ना, तो ध्यान रखना, इन घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे, यानी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां के घरों के जो दरवाजे थे जो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे तो धूल जम जाएगी, कोई ऐसे तो था नहीं कि उस वक्त बड़ी बड़ी ये गाड़ियां होती थी, बुलेरो, जो आज वर्तमान के अंदर जो गाड़ियां आई हुई है जितनी भी, है ना, वो सारी की सारी गाड़ियां तो थी नहीं। तो यानी कि वो गाड़ियां नहीं थी, तो नॉर्मल सी बात है कि उस वक्त कुछ तो कुछ वाहन रहा होगा उनके पास, तो धूल उड़ती थी, धूल की वजह से वो मुख्य दरवाजा क्या रखते थे? बंद रखते थे, और पीछे के दरवाजे से ये बाहर निकलते थे। अब देखो उसके बाद, यानी यहां पर बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बेलनाकार क्या मिले हैं? तंदूर। तंदूर की रोटी खाई हुई है क्या? तंदूर,
तंदूर नहीं होता है क्या? तंदूर समझते हो ना? हाँ, एक जैसे जिसके नीचे काफी समय तक वो आग जलाई जाती है, उसके बाद में वो अंदर से लाल हो जाता है, अग्निवेदिका की तरह होता है, जैसे गोल, ठीक है, उसके अंदर फिर रोटियां चिपकाई जाती है इस प्रकार से, है ना। और वो मतलब टाइट टाइट रोटियां होती है ना, एक जैसे बेलनी से बनाएंगे तो वो तो क्या होता है कि वो गिल्ली गिल्ली रोटियां होती है, वो तंदूर वाली रोटी होती है ना, वो अलग टाइप की होती है, अपनी भाषा में कहे तो आखिरी रोटी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चेंजर गेम चेंजर झालावाड़ पूरा डीप में चलाएंगे, ठीक है। हाँ, नोर से हूं भी मैं, ठीक है। तो बेलनाकार तंदूर यानी यहां इसी सभ्यता के अंदर से मिले हैं। कहां से मिले हैं बेलनाकार तंदूर? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। अब देखो यहां पर ये विशेषता पढ़ रहे हैं, विशेषताओं के अंदर लिखते रहो कि कौन कौन सी चीजें कालीबंगा सभ्यता से प्रमुख रूप से मिली है। जैसे यहां पर एक बालक की क्या मिली है? खोपड़ी मिली है, बालक की खोपड़ी, यानी बालक की खोपड़ी मिली है। कहने का मतलब यह है कि एक यहां पर एक व्यक्ति या बालक है, उसकी खोपड़ी मिली है। अब देखो खोपड़ी मिलेगी, इतने प्राचीन समय से यह सभ्यता है। समय तो मैं शायद बताया ही नहीं, तो समय भी लिख लेना इस सभ्यता का कितनी प्राचीन है। यानी अगर ये सभ्यता हमें पूछ ले कि प्राचीन कितनी है, और ये पीछे पूछा हुआ है महिला सुपरवाइजर के अंदर, उन्होंने सही कौन सा माना था कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर, यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व प्राचीन है। यानी प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता इसे कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा से भी क्या है? प्राचीन है, इसलिए इसको कहेंगे प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बालक की यहां पर क्या मिली है? एक खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी के अंदर कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। कितने छेद हैं? 6 छेद। यानी कि खोपड़ी के अंदर, जैसे ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर 1 2 3 4 5 6 छेद हो गए। अब यानी खोपड़ी ऐसे भी तो हो सकता है कि वो खोपड़ी गली हुई हो, क्योंकि जमीन के अंदर दबी हुई मिलेगी तो वो गल गई, गलने से उसके अंदर वो छेद हो गई हो। लेकिन नहीं, अपने इतिहासकारों ने क्या कहा कि उस बालक की खोपड़ी के अंदर 6 छेद है, और वो 6 छेद मतलब सीधी सी बात है शल्य चिकित्सा के उदाहरण है। यानी कि उस समय इस सभ्यता के अंदर कौन रहता? डॉक्टर भी रहता। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ठीक है। यहां पर एक जो 100 मिला है, उसके अंदर हमने अनुमान लगाया है कि यहां पर शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। हाँ, कार्बन C14 के माध्यम से, बिल्कुल C14 है ना, वो एक पद्धति है। ये एक पद्धति, कौन सी पद्धति है? ये रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C14। इस पद्धति से हमें पता चलता है कि ये यहाँ के जो अवशेष मिले, उन अवशेषों से ये पद्धति है वो एक ऐसी पद्धति है जो बता देती है कि ये सभ्यता या फिर ये समान है वो कितना प्राचीन है। यानी वो कौन सी, किससे पता चलता है? रेडियो कार्बन C14 से हमें पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन है। तो कितनी प्राचीन है? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यानी ये बालक की खोपड़ी मिली है। इस बालक की खोपड़ी के अंदर छेद मिले हैं। कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले। और हमने क्या मान लिया? शल्य चिकित्सा के प्रमाण, कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता से हो गए? कालीबंगा सभ्यता से। वर्तमान में जो अगर ये छेद निकाले जाते हैं तो एक पद्धति आती है, उस पद्धति को कहा तो जो एक पद्धति है वर्तमान के अंदर साइंस की भाषा के अंदर, वो अलग पद्धति है जिसके हिसाब से आज भी वर्तमान के अंदर क्या निकाले जाते हैं? छेद निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो बालक की खोपड़ी जिसके अंदर कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं, ठीक है। हाँ सर, रिस्क की को नहीं सुने, आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? 2300 नहीं, 3350 से 2750 नहीं मान सकते। कारण बताऊंगा मैं आपको कि 3350 से जो आपने सन बताया वो क्यों नहीं मान सकते 2750। ये महिला सुपरवाइजर के अंदर पीछे प्रश्न पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता है वो कहां से, यानी कितनी प्राचीन थी। महिला सुपरवाइजर के अंदर शायद 2018 का पेपर है, उसके अंदर देख लेना। ये सही माना था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व प्राचीन, ठीक है। आ रही है तो हाँ, चलो कोई बात नहीं। क्या समझ में नहीं आया यहां से बताओ? अब वो अलग प्रश्न मत पूछो कि कहां थे कहां नहीं थे, यहां से देखो एक बार, यहां से समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। वो बताओ आगे चले क्या फिर अपने, बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं अपने।
ठीक है भाई बलवीर सिंह, दोबारा देख लेना। अब देखो यानी ये 6 छेद तो मिल गए हमें, बालक की खोपड़ी के अंदर 6 छेद। एक तो 6 छेद वाली बात हो गई, यानी कि 6 छेद हमें कहां से मिले, तो 6 छेद तो हमें सीधी सी बात है, हमने पढ़ लिया कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। यहां से क्या मिले, बालक की खोपड़ी के अंदर हमें क्या मिले, 6 छेद। और एक सभ्यता है जिसके अंदर हमें 6 चूल्हे मिले हैं, यानी कितने चूल्हे मिले हैं, 6 चूल्हे। यानी वहां पर परिवार था वो सामूहिक परिवार था, तो वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से। यानी आहड़ सभ्यता से क्या मिला है भाई, 6 चूल्हा मिले हैं। यानी एक प्रत्येक घर के अंदर या तो 2 या 4 चूल्हे मिले ही मिले हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता के अंदर एक घर ऐसा मिला जिसके अंदर 6 चूल्हे हो। कहने का मतलब तो इतिहासकारों ने मान लिया भाई सामूहिक परिवार रहे तो, और उसका बेटा होटल भी चलता हुआ है किसी भी प्रकार को है, तो लेकिन हमने तो यही माना ना कि 6 चूल्हे मिले हैं, तो इसका मतलब यही था कि उस सभ्यता के अंदर कैसा परिवार था, सामूहिक परिवार था। ठीक है, वहां पर होटल भी तो चल सकता है। अब वर्तमान आज चल रहा है, आज जैसे ही वो प्राचीन लोग थे तो उन्होंने भी क्या पता होटल खोल लिया हो, है ना, तेरे बाप का होटल है क्या, तो क्या पता भी उन्होंने अपने बाप का होटल खोल रखा हो, है। हाँ, तो 6 चूल्हे आहड़ सभ्यता से मिले हैं, अच्छा छेद कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। देखो यहां पर कुछ एक मोहरे मिली है, जो मोहरे होती है ना वो मिली है, और ऐसी की ऐसी मोहरे मेसोपोटामिया से भी मिली है। कहां से मिली है, जो एक सभ्यता और है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां से भी मिली है। कहने का मतलब अगर सेम टू सेम अगर हमें मिल रही है तो सीधी सी बात है, यानी अपने वाले लोगों का वहां पर व्यापार था या फिर उनका यहां पर व्यापार था। तो यानी जो मोहरे यहां पर मिली है वो मोहरे कहां से मिली है, वहां पर भी तो मिली है। तो यानी अपने मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया से अपनी वाली सभ्यता का क्या चलता था, व्यापार चलता था। अब देखो यहां पर एक संग्रहालय की स्थापना की हुई, वो तो मैंने शुरुआत में बताया था लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता के समान और भी तो स्थल है, यानी जिनको हमने माना है कि ये कालीबंगा है, एक स्थल है, यानी कालीबंगा की समान ही वो अपनी क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। वो स्थल कौन से हैं, तो देखो एक तो है जिसका नाम है सोथी। ये सोथी कहां है सर, ये है बीकानेर के अंदर। इसको कहा जाता है कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम, यानी इस स्थल को यानी क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। एक स्थल है जो इसी के समान समानता रखता है, किसके समान, कालीबंगा सभ्यता के समान, वो है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी कहां पर है, तो ये ध्यान रखना मित्रों, ये है पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। पूरा नाम नहीं लिखेंगे, लक्षणी आधा आदमी का सा है, आप नाम ही देश वादो ही लिखा। कुत्ते जैसी आकृति वाला देश है कौन सा, पाकिस्तान है, ठीक है ना। नहरों वाला देश है वो भी ये पाकिस्तानी है ना। इसके लक्षण बहुत खराब है कभी कभार। तो 2 है कालीबंगा सभ्यता के समान जो समानता रखते हैं, वो स्थल कौन कौन से हैं, देखो। हाँ, कालीबंगा प्रथम सोथी सभ्यता को कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है। हाँ नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार। अभी तक नमस्कार ही चल रही है ना, अभी कालीबंगा कंप्लीट होने वाली है लेकिन कुछ की तो नमस्कार ही नहीं मिली। हाँ राम 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 राम, ठीक है। सोती सभ्यता है वो है बीकानेर के अंदर, जिसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। एक कोट दीजिए जो पाकिस्तान के अंदर है। ये दोनों के दोनों स्थल है वो कालीबंगा के समान क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। कालीबंगा के समान समानता, समानता, ठीक है। अब एक उसके अलावा एक नोट लगाकर आप लिख लेना कि दोहरे जुते हुए खेत के परिणाम, दोहरे जुते हुए खेत के परिणाम। अब देखो पहला मैंने एक बात कही थी आपको कि भाई इस सभ्यता के अंदर जो शब्द समान होंगे, कॉमन होंगे, इस प्रत्येक सभ्यता के अंदर मिलेगा, वो तो अपने शब्द पढ़ेंगे भी नहीं। यानी कि वो अपने जो कॉमन शब्द होगा या वैसी चीजें यहां से मिली है, वहां से भी मिली है, वहां से भी मिली है, तो फिर राबड़ी रोण शांत तो आवेगा को नहीं अपन। वही चीजें पढ़ेंगे जो यहां पर विशेष मिली है, बाकी जगह ना मिली हो, वही तो पढ़ेंगे। जैसे कुछ एक चीजें हैं, जैसे बालाथल से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं तो विराट से मिले, इनके 2 के अलावा सूती कपड़ा, सिला हुआ सूती कपड़ा कहीं से मिला ही नहीं है। तो यानी वो तो कॉमन हो गए, दो की तो बात अलग है, लेकिन बाकी का सिस्टम थोड़ी है। जैसे मैंने यहां पर लिखे दोहरे जुते हुए खेत के परिणाम, तो ठीक इससे पहले मैंने आपको करवाया है, देखना अभी मैंने बताया था आपको, ये रहा दोहरे परकोटे की सभ्यता इसको कहा जाता है। जैसे ही नाम आएगा दोहरे जुते हुए खेत, दोहरे परकोटे की सभ्यता किसको कहा जाता है, तो आप अपने आप कर आ जाओगे किसको, कालीबंगा सभ्यता को, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो ये लास्ट था ना, हाँ इसके जो समान समानता रखने वाले 2 स्थल है, वो 2 स्थल कौन कौन से हैं, ये हैं, देख लेना, ठीक है। जिनको एक को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अपने आगे चलते हैं।
क्या लिख रहे हो सर जी? दुश्मन देश के भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अरे कहां आए हुए हैं? निकालो इनको बाहर, ब्लॉक लगाओ टेक्निकल टीम इनको। दुश्मन देश के पाकिस्तान के अपने पास स्टूडेंट क्यों आए भाई? क्यों पढ़ाए उनको? कितना ही पढ़ा लियो, मान्यता हाथ को नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो सकती है क्या? नहीं होगी, है ना। हाँ, दोहरे सब खेत के साक्ष्य है, बिल्कुल दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हाँ कोई बात नहीं वीरू, उसको वीरू जी के ट्रिक वो बोल रहे हैं दुश्मन देश के भी स्टूडेंट आए हुए हैं। कोई बात नहीं, आएंगे तब उनको हटा देंगे, है ना। आपके ऊपर आतंकवादी हमला नहीं होने देंगे ना। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ बलवीर सिंह, आपकी तो दिक्कत ही है, आप दोबारा देख लेना वीडियो को ना। हाँ ठीक है। अंडाकार कब्र मिली है, चिरायु की कब्र कहते हैं, बिल्कुल सर। यहां के लोग राबड़ी खाते थे कि नहीं? नहीं, पहले क्या था कि यहां पर ठेका था, दारू पीते थे आराम से राबड़ी खाते थे क्या? हाँ आरिस की जोधपुर में पाक से हूं, सीमा के पास से दूं। ठीक है, हाँ लिख लो इसको। उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं अपने। देखो अब देखो यहां पर अंतिम संस्कार किस प्रकार के होते थे इस सभ्यता के अंदर। अंतिम संस्कार यानी यहां के लोग थे वो अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। पहली बात ध्यान रखना, जो अंतिम संस्कार है अलग अलग टाइप से होते थे। यानी एक तो आशिक संस्कार बोलते हैं जिसको। यानी आशिक संस्कार के अंदर क्या होता था कि जो बॉडी होती थी, लाश होती थी, उसको क्या करते थे पशु और पक्षियों के लिए छोड़ देते थे, वो खा लेते थे, उसके बाद में उसको जलाते थे। ठीक है, यानी इस प्रकार से भी संस्कार होता था। और एक दाह संस्कार जो आज वर्तमान में भी हो रहा है वैसे भी होता था। यानी कि यहां पर जो अंतिम संस्कार है वो अलग अलग प्रकार के होते थे। अगर मैं बात करूं जैसे पशु है पक्षियों के लिए, पशु है पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए लाश को छोड़ देते थे, लाश को छोड़ देते थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसको क्या करते थे जलाते थे। यानी दाह संस्कार इस प्रकार से करते थे जो वर्तमान के अंदर होता है, लेकिन इसको छोड़ते थे कि ताकि कोई इस लाश से भी कोई पशु है या पक्षी है वो भूखा ना रहे, इसको भी खा ले। ठीक है ना। उसके बाद में जो हड्डियां होती थी उनको क्या करते थे जला देते थे। एक था इनके दाह संस्कार, यानी डायरेक्ट ही क्या करते थे अग्नि के अंदर जला देते थे। इस प्रकार से यहां पर क्या होते थे दाह संस्कार। यानी दक्षिण की ओर पैर होते थे और उत्तर की ओर क्या होता था सिर होता था इनका, जिस प्रकार से। लेकिन विशेष बात यहां से जो नोट लगाकर लिखने वाली बात है अपने पास वो कौन सी है? नोट लगाकर लिखने वाली बात यह है युग्म समाधि मिली है। यहां पर युग्म समाधि मिली है, युग्म समाधि मिली है। यानी कि जोड़े के सगे, है ना, कहते ना कोई साथ आया नहीं कोई साथ जाएगा नहीं, लेकिन यहां पर युग्म समाधियां मिली है कालीबंगा सभ्यता से, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर 100 विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं, 37 उदाहरण मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। उसके अलावा यहां पर कह सकते हैं अपने बलि प्रथा का भी प्रचलन था। कौन सी प्रथा का? बलि प्रथा का। बलि प्रथा का भी प्रचलन था। कि भी ये से कैसे कह सकते हैं कि यहां पर बलि प्रथा का प्रचलन था। यानी यहां पर हमें किसकी हड्डी मिली है? बेल की हड्डियां मिली है। उनसे हमने अनुमान लगाया है कि यहां पर प्रथा चलती थी, उस प्रथा का नाम था बलि प्रथा। बेल की हड्डियों से हमने अनुमान लगाया कि यहां पर बलि यानी बलि चढ़ाई जाती थी। देखो यहां पर जो कब्र मिली है अंडाकार मिली है, अंडाकार कब्रें। ठीक है ना। कब्रें मिली है वो किस प्रकार की है? अंडाकार कब्रें हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ यानी अंतिम संस्कार से संबंधित मैंने ये चीजें बताई है आपको ना, कि बलि प्रथा का प्रचलन, अंडाकार कब्रें यहीं से मिली है, 100 विसर्जन के 37 उदाहरण, ये मुख्य बात है। युग्म समाधि वाली मिली है। अग्नि के अंदर भी अंतिम संस्कार करते थे और पशु पक्षियों के लिए लाश को छोड़ देते थे। इस संस्कार को बोला जाता था आंशिक संस्कार। कौन सा संस्कार? आंशिक संस्कार। याद रख लेना कि वे ऐसे याद ना रहे ना कि इस संस्कार को क्या नाम दिया जाता है। यानी वर्तमान के अंदर जो आशिक होते हैं ना, आशिक प्रेमियों को धन्यवाद भाई नंद किशोर जी गुज्जर, आपका बहुत बहुत आभार। देखो आंशिक संस्कार ऐसे याद रख लेना कि जैसे आशिकों का क्या हाल होता है अगर पकड़े गए, पकड़ने के बाद इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि वीडियो बनाने वाले तैयार ही रहते हैं
कैमरा तुरंत ऑन करेंगे, वहां पर गलती नहीं देखते कि लड़की की है या लड़की की है, तुरंत कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाया, तुरंत 2 मिनट बाद वायरल, है ना। तो यही हाल है, तोड़कर छोड़ देते हैं, कभी कभार उसके अंदर हत्या भी हो जाती है किसी की। तो आशिकों का क्या हाल होता था कि उनकी जो लाश थी उनको कौन खाते थे, पशु और पक्षी खाते थे, उसके बाद में उसका क्या कर दिया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था। हाँ बिल्कुल, लोथल से भी युग्म समाधियों के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखना। हाँ, राम नाम सत्य है वर्तमान के अंदर चला जाता है, ठीक है। ऋषि कीजिए, आपकी बात को सर ने प्रकाश में लिया है। कौन सी बात को प्रकाश में लिया है मैंने तो, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, तो ये आंशिक संस्कार बोला जाता, इसको बोलते थे अग्नि के अंदर किया जाता था, यानी सीधा यहां से उठाते थे, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। यानी ये तो बुढ़े व्यक्तियों के लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कई जवान की मृत्यु हो जाती है ना, तो ऐसे शब्द, जैसे कोई जवान मर गया 30 साल से पहले किसी की कोई घटना से मृत्यु हो गई ना, तब ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो वो वर्दों के लिए किया जाता है। एक दाह संस्कार डायरेक्ट शमशान भूमि के अंदर लेकर गए और क्या कहा, जैसे आग लगाते हैं ना, लास्ट के अंदर वो बेटा होता है, वो आग लगाता है कि पिताजी आग आ रही है। अब पिताजी तो मरे हुए हैं, कहां से कहेंगे बेटा आग ना आने दे, पानी आने दे, है? तो वही बात है भाई, है ना, ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इससे कुछ लिखना है तो लिख लो, उसके बाद में ये कालीबंगा सभ्यता अंतिम शब्द चल रहे हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, समाप्त करते हैं इसको, ठीक है। देखो लास्ट है, अब यहां से देखना, यहां पर जो कुत्ता था वो इनका क्या था, पालतू जानवर था, पालतू जानवर, ठीक है, क्योंकि कुत्ता इनका पालतू जानवर था। वर्तमान के अंदर क्या है भाई, कुत्ते को घुमाने में बड़ा शौक रखते हैं लोग, है ना, ये इस कुत्ते को, क्योंकि एक चीज हमेशा ही याद रखने वाली होती है कि वो इंसान को, अगर किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को अगर कुत्ता कह दे तो वो नाराज हो जाता है, अगर उसको शेर कह दे तो वो खुश हो जाता है। हालांकि उसे इस चीज का पता नहीं है दोनों जानवर ही, क्योंकि कुत्ता भी तो जानवर है, शेर भी तो जानवर है, लेकिन शेर कहने से, क्योंकि ये सोच होती है इंसान की अपनी अपनी, है ना। हाँ, तो कुत्ता यहाँ का क्या था, पालतू जानवर था। उसके बाद में यहां पर एक चीज याद रखना, कोई तो कहता है इस सभ्यता का विनाश बाढ़ आने से हुआ, कोई कहता है कि भूकंप के अवशेष मिले थे तो भूकंप से हो गया, कोई कहता है कि कोई प्राकृतिक घटना, जैसे ये दोनों प्राकृतिक घटनाएं हैं, इससे हो गया, कोई कहता है, यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कहते हैं। लेकिन अपने एक भाई साहब हैं जिनका नाम है KUR केनेडी, जैसी भी सभ्यता है, प्रत्येक सभ्यता के बारे में इनके मन में एक ही विचार आता है। कौन सा विचार आता है कि इस सभ्यता का विनाश है वो महामारी के कारण हुआ था, महामारी के कारण। और बहुत बार ये प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि KUR कनेडी के अनुसार, जैसे मोहनजोदड़ो मान लो, हड़प्पा का ऑप्शन दे दिया, कालीबंगा का ऑप्शन दे दिया, तो मोहनजोदड़ो KUR कनेडी के अनुसार इस सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ था, तो महामारी के कारण हुआ था। महावीर जी टेक्निकल टीम को भेजना अंदर। तो KUR कनेडी के अनुसार इस सभ्यता का विनाश है वो किस कारण हुआ था, महामारी के कारण हुआ था। 1983 में यहां पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल हो गई ये सभ्यता कंप्लीट, आगे वाले शुरू तो कर नहीं सकते, तो 5 मिनट में आप ले लेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इसकी स्थापना की गई थी 1983 के अंदर, और इसी के अंदर सारे के सारे वर्तमान के अंदर क्या रखे हुए हैं, अवशेष। कालीबंगा से थोड़ी, कालीबंगा के अंदर एक क्या बनाया हुआ है, संग्रहालय बनाया हुआ है। जब भी आप जाओगे ना, कालीबंगा के अंदर एक संग्रहालय है, जब भी आप वहां पर जाओगे वहां पर आपको हर चीज देखने को मिलेगी। कंकाल भी पड़ा हुआ है वहां पर, प्राचीन मोहरें मिली हुई है, प्राचीन अलग अलग प्रकार की मिली हुई है। हाँ, संक्रमण रोग महामारी, हमारे भी एक कुत्ता है जिसका नाम पिंको है, नाम भी जोरगो है। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी, और यहां
एक कालीबंगा, इसके अंदर क्या रखे हुए अवशेष रखे हुए। कालीबंगा संग्रहालय के अंदर मैंने बताया ना, जहां पर जाओगे हर एक चीज मिलेगी आपको, वहां पर जो भी चीज आपको, जैसे यहां से क्या क्या चीजें मिली है वो चीज आप सारी देख सकते हो। वैसे जैसे पीलीबंगा सभ्यता के अंदर जो अवशेष मिले हैं, या रंग महल सभ्यता जो हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना, वहां से जो अवशेष मिले हैं, तो वो भी ध्यान रखना, वो भी कहां पर रखे हुए, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही जो संग्रहालय है वहां पर इसको रखा गया है। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, जिसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। शुरुआत से अगर एक बार दोबारा लास्ट में रिपीट करवा देता हूं। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। लुईस पी टेसिटोरी सबसे पहले इसने देखा था। ये कहां का था? ये इटली का था। किसके शासनकाल में आया था? महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल के अंदर ये आया था। उसके बाद में कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। और उसके बाद अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीवी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। ट्रिक आपको बता दी गई है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी। उसके बाद पिंगट महोदय ने कहा था, एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिंगट महोदय, उसने क्या कहा था? गुरुजी एक चीज रहेगी घूमने वास्ते, नहीं टिकट तो नहीं लगती कालीबंगा संग्रहालय के अंदर, तो ध्यान रखना। पिंगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है सिंधु नदी घाटी सभ्यता की। यहां की विशेषता जो मुख्य है, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, वो यहीं से आते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था? यहां पर अलंकृत इंटे मिली है, डिजाइन की हुई इंटे हैं फर्श के अंदर, वो भी इन घरों के अंदर जो दीवारें हैं, दीवारों में दरारें हैं, दरारों से हमने माना है भूकंप के अवशेष। सड़कें समकोण पर काटती थी, उसको इस पद्धति के नाम से जाना जाता है। जितनी भी पद्धति लिखवाई गई है, कास्ट की नालियों का प्रयोग, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर घर थे वो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन ये एक सभ्यता अगर आपको पूछ लेगी ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो भी ध्यान रखना ये नगरीय सभ्यता है। लिख देता हूं मैं यहां पर, यह सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। ध्यान रखना कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। दोहरे प्रकोष्ठ के अवशेष यहीं से मिले हैं, बता दिया। कपास के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष यहीं पर मिले हैं, जिसको यूनानियों ने सिडन कहा है। पुरोहित का स्थान प्रमुख था। स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जिसको वास्तु दोष दूर करने के लिए हमने माना है। ठीक है, नगरीय सभ्यता हमारी आ गई। उसके बाद घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व यह सभ्यता प्राचीन है। बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद मिले हैं, यानी कि सीधा सा उदाहरण है। शल्य चिकित्सा के परिणाम हमें कहां से मिले हैं? उसके बाद में 6 छेद कालीबंगा सभ्यता। 6 चूल्हे गणेश्वर सभ्यता से, यानी 6 चूल्हे मिले, कहने का मतलब सामूहिक परिवार था। इतिहासकारों ने माना है, हम तो मानते हैं कि हो सकता है होटल भी हो वहां पर। ठीक है, हाँ, मोहरे मिली है, वैसी की वैसी मोहरे मेसोपोटामिया से भी मिली है। और इस सभ्यता के समान समानता रखने वाली 2 सभ्यताएं और है, जिसका नाम है सोती जो बीकानेर के अंदर है, जिसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कोटदीजी जो पाकिस्तान के अंदर है। दोहरे जुते हुए खेत के भी क्या मिले हैं? यहां से प्रमाण मिले हैं। अंतिम संस्कार बता दिया। एक तो आंशिक संस्कार था, जिसके अंदर पशु पक्षियों के लिए लाश को छोड़ दिया जाता था, उसके बाद में उस लाश को क्या करते थे? जलाते थे। अग्नि दाह संस्कार मिला है। युग्म समाधियां मिली है। शव विसर्जन के 37 उदाहरण। बलि प्रथा का प्रचलन था, यानी बैल की हड्डियां मिली है यहां से। अंडाकार कब्रें मिली है। उसके बाद में कुत्ता यहाँ का पालतू जानवर था। KUR कैनेडियन सभ्यता का विनाश। महामारी, महामारी मतलब यानी कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वर्तमान में महामारी चल रही है कोरोना। धन्यवाद श्रीता जी आपको भी। ठीक है, हाँ, 1983 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की थी। वहां पर इसके क्या रखे हुए? अवशेष रखे हुए। ये आपकी सभ्यता थी जिसका नाम क्या था? कालीबंगा सभ्यता। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगी? इसकी PDF मिल जाएगी। ध्यान रखना, आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम। ठीक है, यहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद में ठीक है, पहले नगर बने थे, बिल्कुल थैंक यू सर। सर जी कुएं के अवशेष मिले हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह मिले हैं। नगरी सभ्यता से चित्तौड़गढ़ से भी मिले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे क्लास है ना, आगे क्लास रहेगी अब आपकी, और सभी को मेरी ओर से तो भाई सभी को शुभ रात्रि। लेकिन आगे क्लास है, उसके लिए जागना है आपको। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरू सिंह, खुशबू विश्नोई, ठीक है, सुरजी कुएं के अवशेष मिले हुए, हर जगह मिले हैं, मैंने बता दिया ना। ठीक है, चलो ठीक है भी, मिलते हैं अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर आगे वाली सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। बड़ी सभ्यता यही थी, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और आगे होगी खान जी सर की वापिस क्लास होने वाली है आपकी। 1 मिनट नहीं रुकते हैं वो खान जी सर, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। मेहनत को उजागर करो ना, रात को कहां सो जाते हो? लाइव आया करो फुल, जितने हो सके उतने। रिकॉर्ड बना दो, आज जागना है, अंतिम सांस तक लड़ना है।
ठीक है ना, समझ गए ना। अभी खान सर लाइव आने वाले हैं तो सभी तैयार रहे, ठीक है। जस्ट ही आपकी क्लास शुरू होने वाली है।